Hello students, how are you? I am Aditi and we are studying Economics class 12th. And today we are going to start with a very small and easy chapter, that is money and banking. एंड ये चैप्टर डिलीशन के बाद तो और भी छोटा हो गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में से कट गई हैं। तो ये चैप्टर वैसे ही मनी की कटने की वजह से बहुत स्मॉल था, अब तो और छोटा हो गया। तो आज एक स्मॉल सा स्वीट सा चैप्टर हम पढ़ेंगे जो अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है और करंट चीज़ों से कहीं ना कहीं डील करते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर का नाम है मनी एंड बैंकिंग। मनी, हम सब इस नोट से अवेयर हैं। क्या ऐसा कभी हुआ है लाइफ में कि आप किसी शॉप पे गए, आपने कुछ परचेज किया और बदले में उनको ये दिया? ऑब्वियसली आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन, उससे पहले नहीं, जब ये करेंसी आई थी, आपने ये नोट दिया और सामने वाले शॉपकीपर ने मना करा कि नहीं 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 नहीं, हम पैसे नहीं ले सकते। क्या कभी ऐसा हमारे साथ हुआ है? ऑब्वियसली नहीं। तो इसीलिए इसी बात से मनी की डेफिनेशन निकलती है। व्हाट इज मनी? मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल बाय ऑल। ऐसी कोई भी चीज़ जो हर कोई एक्सेप्ट करता है, जो सब एक्सेप्ट करते हैं। थोड़ा सा हम इसको एनलार्ज कर देते हैं। एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल बाय ऑल, कोई भी ऐसी चीज़ जो हर कोई एक्सेप्ट करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि जब मैंने ये 500 का नोट किसी भी शॉपकीपर को दिया तो मैंने क्या किया? उनसे कोई चीज़ ली, कोई गुड्स ली और बदले में उनको पैसा दिया। मतलब इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी इज़ एनीथिंग, मनी कुछ भी है विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल बाय ऑल, जो हर कोई यूनिवर्सली एक्सेप्ट करता है। ऑब्वियसली विद इन इंडिया हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है। एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसी भी ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए एक्सचेंज के माध्यम से। तो व्हाट इज मनी? इट इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल बाय ऑल। ठीक है, it can be defined as anything which is generally acceptable by all as a medium of exchange, that is it is generally acceptable in exchange of goods and services और इन रीपेमेंट ऑफ डेट्स। हम इसको गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या डेट की रीपेमेंट के लिए, मतलब अपने लोन्स को चुकाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मनी सप्लाई। नो टोटल क्वांटिटी या टोटल क्वांटम, यहाँ पे वर्ड क्या आएगा? वॉल्यूम। आप यहाँ पे क्वांटम वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। द टोटल क्वांटिटी और द टोटल क्वांटम ऑफ मनी जो हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है। द टोटल क्वांटम और द टोटल क्वांटिटी, द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी जो हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है, उसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं। जैसे द करेंसी, द डिमांड डिपॉजिट्स या फिर आपके एफडीज वगैरह, किसी भी फॉर्म में मनी अगर आपकी इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है, एक से दूसरे, दूसरे तीसरे बंदे जा रहा है, तो दैट इज मनी सप्लाई। ये दोनों डेफिनेशंस हैं, 1 मार्क ईच कैरी करती है, इससे ऊपर की इनकी वेटेज नहीं है। तो एक बार पढ़ते हैं व्हाट इज मनी सप्लाई। इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम और टोटल स्टॉक ऑफ मनी held by public at a particular point of time. In other words, it means total amount of money of various kinds available in the economy. जो अलग अलग मनी के टर्म्स इकोनॉमी में अवेलेबल हैं, हम यहाँ पे वो पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपका मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। जब हम मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई करते हैं तो 4 मेजर्स होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4। M1, M2, M3 एंड M4, जी हाँ, यही उनके नाम हैं, M1, M2, M3 एंड M4। और मज़े की बात यह कि हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ M1 है, इसके अलावा हमारे कोर्स में कुछ भी नहीं है। हाउएवर मैं आपको सबके बारे में ब्रीफ में बताऊंगी, लेकिन वैसे आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ M1 है। M1 क्या बोलता है? M1 इज C प्लस DD प्लस OD। C इज बेसिकली करेंसी। जैसे ये हमारी करेंसी जो हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेशन में है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। बिकॉज अगर आज मैं आपको दूंगी और आपसे कुछ परचेज करूंगी तो ये आपका हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इट इज़ इन सर्कुलेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो ये भी M1 का मेजर है। डिमांड डिपॉजिट्स, मेरा पैसा जो बैंक के पास पड़ा हुआ है, मैंने अपना एक सेविंग अकाउंट खुलवाया एंड उसमें मैंने कुछ पैसा रखा है एज अ डिपॉजिट। मैं जब चाहूँ अपनी डिमांड पे उसको बैंक से विड्रॉ कर सकती हूँ, इट इज़ विड्रॉएबल।
तो मेरी डिमांड पे जो डिपॉजिट्स विड्रॉएबल हैं दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स। नेक्स्ट आता है ओडी, दैट इज अदर डिपॉजिट। ओडी इज बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट या कमर्शियल बैंक को छोड़ के, ध्यान रखना इस बात को, गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक को छोड़ के आरबीआई ने अदर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करा है, दैट इज ओडी। मनी सप्लाई में वो पैसा कभी भी नहीं आएगा जो गवर्नमेंट के पास है या फिर जो कमर्शियल बैंक के पास है। इसका क्या रीज़न है? इसका सिंपल रीज़न ये है कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के पास पैसा आता है हम हाउस होल्ड से। कमर्शियल बैंक के पास पैसा कहाँ आता है? मैम उनके पास भी तो पैसा आता है हम हाउस होल्ड से। तो इसीलिए अगर हम गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक का पैसा लेंगे, हम हाउस होल्ड्स का पैसा लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसीलिए वी ओनली एंड ओनली टेक द अमाउंट ऑफ हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नॉट बाय गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो M1 क्या है? इट इज C प्लस DD प्लस OD। अगर आता है आपने इसी फॉर्मेट में लिखना है कि इट इज C प्लस DD प्लस OD, जहाँ पे C स्टैंड्स फॉर करेंसी, DD स्टैंड्स फॉर डिमांड डिपॉजिट एंड OD स्टैंड्स फॉर अदर डिपॉजिट। ठीक है, M1 is the first and basic measure of money supply. It is known as transaction money. Why transaction money? Because M1 के सारे components हम the firstly primarily exchange process के लिए use करते हैं। C refers to currency and include coins and paper note. DD refers to demand deposit held with commercial bank. OD refers to other deposits with RBI of public financial institutions, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो आरबीआई ने अलग अलग जगह पे जहाँ जहाँ सिक्योरिटीज इन्वेस्ट करी हुई हैं वो सारा आपका ओडी में आ जाएगा। ठीक है, दिस वाज M1। अगर हम नोट पढ़े तो नोट में वही चीज़ बोली हुई है कि हम सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट्स लेते हैं, जो इंटर बैंक डिपॉजिट्स हैं, आपस के बैंक के एक दूसरे के बीच में डिपॉजिट्स हैं, वो हम नहीं लेंगे। क्यों? अल्टीमेटली अगेन दैट विल लीड टू डबल काउंटिंग। फिर आता है M2 में M1, मतलब M1 के तीनों कंपोनेंट्स आते हैं C प्लस DD प्लस OD प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। बहुत साल पहले जब इतने सारे कमर्शियल बैंक्स नहीं थे, इतनी जगह FDs नहीं होती थी, तो लोग पोस्ट ऑफिस में जाके अपने सेविंग अकाउंट खुलवाते थे। बिल्कुल आज भी वो होता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अभी सर्विसेज को यूज़ करते हैं। तो M2 में वो पैसा जो आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में छोड़ा है एंड M1 के सारे कंपोनेंट्स आते हैं। नेक्स्ट आता है M3। मैं इसको इतना फटाफट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज M2, M3, M4 आपके कोर्स में नहीं है, मैं जस्ट नॉलेज पर्पस के लिए बता रही हूँ। M3 इज M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट बेसिकली FDs होती हैं, तो यहाँ पे हमने FDs ले ली। अगेन M1 है, मतलब M1 के तीनों कंपोनेंट्स आते हैं C, DD, OD एंड साथ में आपकी FDs आ गई। नेक्स्ट आता है M4। M4 सबसे बड़ा मेजर है मनी सप्लाई का, सबसे ज़्यादा ब्रॉड है, इसमें सारे के सारे मेजर्स आते हैं। तो इट इज़ M3। M3 हो गया तो मतलब कहीं ना कहीं M1 इंक्लूड हो गया एंड FDs हो गई। टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, तो कहीं ना कहीं ये M2 की झलक भी आ गई। तो M4 इज़ द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ मनी सप्लाई। लेकिन हमारे कोर्स में कौन सा है? हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ M1 है, दैट इज C प्लस DD प्लस OD। बस इतना सा ही था हमारा मनी। हाँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट विच आई वॉन्ट आप सबको पता होना चाहिए इस एज पे, दैट इज फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी। फिएट मनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 8 नवंबर 2016 को रात को 8 बजे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक अनाउंसमेंट की कि कल से ये नोट जो है ये आप पैसा मानोगे, और जो इससे पहले के नोट थे वो पैसा नहीं होगा, उसको हम ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ नहीं करेंगे। यही वो नोट है जो आप एक्सचेंज के लिए यूज़ करोगे। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसी कोई बात नहीं बोलते तो क्या हम इसको यूज़ करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? द आंसर इज नो। तो जिस चीज़ को गवर्नमेंट ऐसे प्रोक्लेम करती है या लॉ बोलता है इसको मनी मानना है, प्रोक्लेम मतलब जब लीगली एक लीगल वेपन से हम उसको ऐसा मनी बोलते हैं। एनीथिंग दैट इज प्रोक्लेम टू बी मनी, कि हम इसको मनी की तरह रिगार्ड करेंगे, दैट इज फिएट मनी। क्योंकि ये जब गवर्नमेंट ने बोला तो कोई भी इसको मना नहीं कर सकता। नो शॉपकीपर, नो पर्सन, नो सर्विस प्रोवाइडर इस नोट को मना कर सकता है, क्योंकि ये बाय ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट हुआ।
दैट इज व्हाट फिएट मनी। फिड्यूशरी मनी जैसे चेक्स वगैरह होते हैं जो पेयर एंड पेई के बीच में एक ट्रस्ट के रिलेशनशिप से होते हैं। आप चाहो तो मना करो, आप चाहो तो एक्सेप्ट करो। बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं जो चेक एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं करते तो नहीं करते, हमारी पॉलिसी है तो हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनकी मर्जी है। अगर उनको आप पे भरोसा होगा कि आपका चेक बाउंस नहीं होगा, ऑन टाइम पेमेंट होगी, तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिएट मनी दैट इज मैंडेटरी टू एक्सेप्ट, फिड्यूशरी मनी जो एक्सेप्ट करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नाउ दैट कॉल्स फॉर द कंप्लीशन ऑफ मनी। बिल्कुल छोटा सा आपका मनी था। अब हम आगे चलते हैं बैंकिंग पे। नाउ बैंकिंग में अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन आपसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है एंड आपको मनी लेंड करता है, दो काम करता है, आपसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है फर्स्ट काम, और आपको लोन्स देता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर ये दोनों काम करता है तो वो कौन है? वो एक बैंक है। अगर ये दोनों काम कोई प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहा है तो वो होते हैं कमर्शियल बैंक्स। एंड कमर्शियल बैंक्स बेसिकली लिंकेज होते हैं जनरल पब्लिक के बीच में और आरबीआई के बीच में। आरबीआई आपका सेंट्रल बैंक, द सुप्रीम अथॉरिटी। कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सारे के सारे बैंक्स जो आम जनता से डील करते हैं, जो हम लोगों से, पब्लिक से डील करते हैं, वो कौन से होते हैं? वो कमर्शियल बैंक्स। और अगर वो आपसे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, अगर वो आपको लोन्स देते हैं, तो किस पर्पस से? उनका मेन पर्पस होता है टू अर्न अ प्रॉफिट। कोई भी बैंक समाज सेवा के लिए काम नहीं करता। दैट इज व्हाट, दैट इज कमर्शियल बैंक। एंड सेंट्रल बैंक एक एपेक्स अथॉरिटी है। मैंने वर्ड क्या यूज किया? एपेक्स। एपेक्स इज सुप्रीम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो एकदम सुप्रीम गॉड है। इट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन जो सारे के सारे मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन जो सारे के सारे मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज सेंट्रल बैंक। आपके कोर्स में कमर्शियल बैंक का सिर्फ एक फंक्शन है, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन, और बाकी सारे फंक्शन सेंट्रल बैंक के हैं। सेंट्रल बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, कंट्रोलर ऑफ मनी क्रेडिट, कट गया है, तो बाकी 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ही हैं जो आपके कोर्स में हैं। पहले हम अपने आप को फोकस करेंगे सेंट्रल बैंक पे एंड देन वील कम टू कमर्शियल बैंक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है? जो रॉड्स करता है। ये रॉड्स मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आपने एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेंट्रल बैंक एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो एंटायर मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। एंड वो क्या करता है? वो रॉड्स करता है। रॉड्स इज, इट रेगुलेट्स, it organizes, it develops and it supervises. RODS regulates, organizes, develops, supervises. RBI or central bank is the apex institution that RODS regulates, organizes, डेवलप्स एंड सुपरवाइजेस द एंटायर मॉनेटरी सिस्टम। हमारे देश का जो एंटायर मॉनेटरी सिस्टम है उसको रेगुलेट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको डेवलप करना टाइम टू टाइम, एंड हर स्टेज पे सुपरवाइज करना। दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो व्हाट इज सेंट्रल बैंक? इट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम। इट रॉड्स, regulates, organizes, develops and supervise the entire monetary system. That is central bank. अब सेंट्रल बैंक नाम में जब भी आपके दिमाग में आता है सबसे पहली चीज़ क्या आती है? भैया ये नोट है। एंड अगर हम ध्यान दें तो इसके ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दैट इज, इस नोट को छापने की सोल अथॉरिटी, सोल मोनोपोली किसके हाथ में है? सेंट्रल बैंक के हाथ में है। तो सबसे पहला फीचर जो आता है, सबसे पहला फंक्शन जो आता है, इट इज इशू ऑफ करेंसी, कि सेंट्रल बैंक के पास सोल मोनोपोली है। सोल मतलब इंडिविजुअल, मोनोपोली मतलब मन मर्जी। सोल मोनोपोली या अथॉरिटी है कि वो इशू कर सकते हैं करेंसी को।
एंड जो करेंसी वो इशू करते हैं वो उसकी मॉनेटरी लाइबिलिटी होती है। इफ़ यू गाइज नो, हमारे इंडिया में या कहीं पे भी हमारा आरबीआई जो है वो बेहिसाब नोट नहीं छाप सकता। आप जितने नोट छापना चाहते हो उतनी वैल्यू का रॉ गोल्ड यू हैव टू कीप इन योर रिजर्व्स। क्यों? ताकि हम अपनी इकोनॉमी को बैलेंस्ड आउट कर दें। तो इसीलिए जो भी नोट आपने छापे हैं, आरबीआई ने छापे, वो आरबीआई के ऊपर मॉनेटरी लाइबिलिटी है। क्या है? मॉनेटरी लाइबिलिटी। तो इसीलिए वो बेहिसाब नोट नहीं छाप सकती, एक लिमिट में नोट छाप सकती है। तो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई। सेकेंड फंक्शन आता है आरबीआई का बैंकर टू गवर्नमेंट। अब जिस तरह हमारे कमर्शियल बैंक जैसे एचडीएफसी हो गया, आईडीबीआई हो गया, जिस तरह हमारे लिए ये बैंक्स, उस तरह गवर्नमेंट का बैंक कौन? गवर्नमेंट का बैंक है सेंट्रल बैंक, आरबीआई। आरबीआई गवर्नमेंट के अकाउंट्स खोलता है, उसके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है, उसको लोन देता है, उसको गाइड करता है, सुपरवाइज करता है उसके प्रोसीडिंग्स में, यहाँ तक कि उसके फाइनेंसेस भी हैंडल करता है। तो इट इज बेसिकली अ कंप्लीट गाइडर टू द गवर्नमेंट। RBI acts as a banker of government. It carries out all banking facilities. जितनी भी बैंकिंग फैसिलिटीज होती हैं वो सारी की सारी गवर्नमेंट के लिए कौन करता है? RBI. It maintains current account for keeping cash balances of government. RBI accepts receipts and makes payment on behalf or for government. Carries out exchanges, रेमिटेंसेस एंड अदर बैंकिंग ऑपरेशन। जैसे हमारे अकाउंट से कुछ एक पर्टिकुलर डेट पे कुछ ईएमआईज होती हैं जो ऑटोमेटिकली कट जाती हैं, क्योंकि हमने अपने बैंक को ये इंस्ट्रक्ट किया है कि आप इस डेट पे ये अमाउंट को डेबिट कर सकते हैं। इसी तरह जो गवर्नमेंट की पेमेंट्स होती हैं, एक्सचेंज होता है पैसे का, ट्रांसफर्स होते हैं, ये सब कुछ कौन हैंडल करता है? ये सब कुछ हैंडल करता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट। आप जब तक इन सारे फंक्शंस को विजुअलाइज नहीं करोगे, लिखने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो एक सिंपल सा वे है कि इनको ना बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। ऐसे सोचो कि आप और मैं बैठ के बस एक डिस्कशन कर रहे हैं इसके ऊपर, और आप मुझे बता रहे हो अच्छा पता है आरबीआई क्या करते हैं? आरबीआई इज अ गवर्नमेंट टू बैंकर, सॉरी आरबीआई इज अ बैंक टू गवर्नमेंट, एंड वो उसके सारे अकाउंट्स मेंटेन करता है, उसको गाइड करता है, उसकी पेमेंट्स करता है। एंड आई लाइक ओके, तो बस ऐसे ही इको पढ़ने के लिए बस ऐसे ही सोचो और सब चीज़ें आपके टिप्स पे आ जाएंगी। ठीक है? इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लोन टू गवर्नमेंट। इट वर्क्स एज अ एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एजेंट है, एंड जितनी भी टैक्स कलेक्शंस होती हैं उसको मैनेज करना, फाइनेंसेस को हैंडल करना, सब आरबीआई देखता है। सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। जैसे मैंने बोला कि वो गाइड भी करता है, तो वो एडवाइजर भी है अलग अलग मैटर्स में। नेक्स्ट आता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, कि भैया हमारे लिए जिस तरह हमारे कमर्शियल बैंक्स के बैंक कौन? कमर्शियल बैंक्स के बैंक हो जाएगा आरबीआई। बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आरबीआई परफॉर्म करता है कमर्शियल बैंक्स के लिए। अगर मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ ना, तो आरबीआई हर बैंक को अपने बच्चे की तरह पालता है। जहाँ पे दे नीड असिस्टेंस, जहाँ पे दे नीड हेल्प, जहाँ पे दे वांट टू एक्सपैंड, दे वांट टू ग्रो, वो हर जगह पे आरबीआई उनको गाइड करता है, उनकी हेल्प करता है। तो जिस तरह हमारे लिए हमारे कमर्शियल बैंक, उस तरह कमर्शियल बैंक के लिए कौन है? इट इज़ आरबीआई। बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आरबीआई परफॉर्म करता है कमर्शियल बैंक के लिए। हम बहुत हैंडफुल फंक्शंस यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला आता है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। ना कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व में व्हाट थिंग्स कम, कि आरबीआई क्या है, वो कमर्शियल बैंक के पैसे को अपनी सेफ कस्टडी में रखता है, एंड जिस उससे वो पैसे लेता है दैट इज कैश रिजर्व रेशो, CRR। ना व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ CRR, पहले ये समझते हैं। कैश रिजर्व रेशो, एक बैंक के पास जितने भी टोटल डिपॉजिट्स हैं, उन टोटल डिपॉजिट्स का एक फिक्स परसेंटेज मैंडेटरी होता है उसको कि आरबीआई के पास रखवाना है। क्यों? जैसे मैंने बोला कि आरबीआई इज अ पेरेंट टू यू, और आरबीआई का एक बच्चा नहीं है, उसके बहुत सारे बच्चे हैं। कभी कोई बच्चा भी, कोई बैंक भी मुसीबत में हो सकता है, तो आरबीआई अगर उनको इमरजेंसी में हेल्प कर रही है, वो फंड्स कहाँ से लाएगी? वो आपके फंड्स में से ही आपकी हेल्प करेगी। तो कैश रिजर्व रेशो इज बेसिकली दैट परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट्स। अगर एक बैंक के पास मान लो 100 करोड़ हैं, फॉर एग्जांपल उसका 5%, 5 करोड़, इतना अमाउंट उसको हार्ड कैश में, नकद कैश में रखवाना है आरबीआई के पास, दैट इज कैश रिजर्व रेशो। तो आरबीआई क्या कर रहा है?
हमारे मनी को, हमारे मतलब कमर्शियल बैंक के मनी को अपनी सेफ कस्टडी में रख रहा है, तो इट इज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन आता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन। नाउ व्हाट डज इट सेज, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हो तो सबसे एंड में आप किसको लुक अप करते हो? ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स को। जब हमसे रायता फैल चुका है और चीज़ें हमसे नहीं समेटी जा रही हैं, तो वी विल बी कॉलिंग अपॉन हुम? ऑब्वियसली आवर पेरेंट्स। इसी तरह अगर कमर्शियल बैंक के पास भी, उसके हाथ में भी अब चीज़ें नहीं रही, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा आरबीआई के पास। तो आरबीआई बेसिकली उसका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। दैट इज, अगर कमर्शियल बैंक्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, फाइनेंशियल ड्यूटी, किसी को पैसा दे रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो अगर कमर्शियल बैंक फेल्स टू रीपे द मनी, फेल्स टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, अपनी फाइनेंशियल पैसे की ड्यूटी पूरी नहीं कर सकता, तो वो किससे हेल्प मांगेगा? वो हेल्प मांगेगा सेंट्रल बैंक से। If commercial bank is not able to meet its financial obligations, अगर वो अपनी पैसे वाली ड्यूटीज पूरी नहीं कर पाता, तो वो किसके पास हेल्प के लिए जाएगा? Obviously he will go to your central bank RBI। तो इसीलिए उसको बोलते हैं lender of last resort। It acts as a lender of last resort to commercial bank when commercial bank fail to meet their financial obligation requirements from other sources, they approach central bank. Central bank gives them assistance, advances loan to meet their financial obligation. Central bank is a great source of strength to the banking system। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। नाउ दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन में क्या होता है, अब सेंट्रल बैंक के पास इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे कमर्शियल बैंक के इतने सारे बैंक्स हैं, और हम आम जनता किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स, हो सकता है आई एम अ होल्डर ऑफ एसबीआई और आप होल्डर हो एचडीएफसी की। एक स्मॉल सा एग्जांपल लेते हैं। सॉरी, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए का जो बैंक है दैट इज आईडीबीआई, एंड मिस्टर बी का जो बैंक है दैट इज एचडीएफसी। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक चेक दिया, चेक से पेमेंट करी 10,000 रुपीज़ की। ऑब्वियसली ये चेक आईडीबीआई का होगा। अब मिस्टर बी ने ये चेक जाके अपने बैंक में दे दिया। नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एचडीएफसी कॉल करेगा आईडीबीआई को, हेलो सुन तेरे पास 10,000 रुपये हैं, ज़रा ट्रांसफ़र करियो, बिकॉज वहाँ एक दिन में एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और अगर ऐसे हम फ़ोन करते रहे तो बैंक का काम हो गया। तो बैंक्स आपस में अपनी एंट्रीज कहाँ पे सेट ऑफ करें, कहाँ पे ये चीज़ एक्सचेंज करें, दैट इज़ क्लियरिंग हाउस। सो क्लियरिंग हाउस इज़ बेसिकली अ फैसिलिटी जो प्रोवाइड करे है सेंट्रल बैंक ने, जहाँ पे अलग अलग बैंक्स अपनी एंट्रीज को आपस में क्रॉस करते हैं, डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे सेंट्रल बैंक है, यहाँ से एक पर्सन जाएगा, यहाँ से एक पर्सन जाएगा, एंड यहाँ जाके वो सेटलमेंट होगी। तभी आपने सुना होगा चेक क्लियरिंग के लिए जा रहा है। व्हाट इज दैट? चेक क्लियरिंग के लिए जा रहा है एचडीएफसी से एक बंदा सुबह सुबह चेक लेके जाएगा सारे के सारे सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस पे जो सेंट्रल बैंक का है, एंड वहाँ से फिर जो आईडीबीआई का सेक्शन होगा वहाँ पे पता किया जाएगा कि फंड्स अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि अब आईडीबीआई तो अपने इंटरनली मैटर्स में देख सकता है। एंड उसके बाद अगर पैसे होंगे तो फिर पैसे यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होंगे और यहाँ से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। तो इसीलिए इतने सारे बैंक्स आपस में कैसे एक दूसरे से डील कर सकते हैं, कैसे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, दैट इज़ बेसिकली बाय क्लियरिंग हाउस फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने आजकल देखा है बहुत सारी टीचर्स की एसोसिएशंस बन रही है। व्हाट इज़ दैट? डिफरेंट टीचर्स जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करें, एक दूसरे से कैसे मिले जुले, कैसे अपने थॉट्स को एक्सचेंज करें। तो एक कॉमन एसोसिएशन बनाई जाती है, जैसे कॉमर्स टीचर फाउंडेशन है, जहाँ पे सारे कॉमर्स की टीचर्स दे कम sorry, they share their ideas, their experiences, everything, and सबकी हेल्प होती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है क्लियरिंग हाउस। ठीक है, ओके। नाउ दीज वर द ऑल फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। इसके बाद जो फंक्शन है वो आपके कोर्स से एलिमिनेट हो गया है। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज कमर्शियल बैंक।
सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि कमर्शियल बैंक के बहुत सारे फंक्शंस हैं। आप कोई भी बुक उठाओगे आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, लेकिन वो सारे फंक्शंस आपके कोर्स में नहीं हैं। सिर्फ एक फंक्शन आपके कोर्स में है, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन, एंड विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन? एक्चुअली में होता क्या है, हमारी इकोनॉमी में जो एक्चुअल हार्ड कैश होता है वो बहुत कम होता है, एंड बैंक्स जो हैं उनके पास एबिलिटी है कि उस लिमिटेड कैश को फ्रॉथ आउट करके वो इतना सारा बना देते हैं। दैट इज उस रियल कैश से वो क्रेडिट कैश क्रिएट करते हैं, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन्स, एक स्मॉल सी स्टोरी सुनते हैं इसके लिए तो आपको ये बेटर समझ में आएगी। नाउ द स्टोरी सेज द स्टोरी सेज कि देयर वॉज अ पर्सन, ठीक है, इस पर्सन ने अपने बैंक में इन्वेस्ट करे 1000 रुपीज़। मैं बहुत ही नॉमिनल सा एग्जांपल ले रही हूँ, 1000 ऑब्वियसली एक्चुअल नहीं होगा, मैं एग्जांपल ले रही हूँ। नाउ अब बैंक के पास जब भी कोई फ्रेश डिपॉजिट आता है, बैंक को उसमें से कुछ पैसा सेट असाइड करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो। वाई सो? क्योंकि इसी में से कुछ पैसा होगा जो आपने कैश रिजर्व रेशो के उसमें सेंट्रल बैंक के पास रखवाना है, और इसी में से कुछ पैसा आप अपने पास हार्ड कैश में मेंटेन करोगे 24/7। तो आपको जितने भी पैसे मिलते हैं, देयर इज अ फिक्स परसेंटेज डिसाइडेड, उतना पैसा हर बैंक को मैंडेटरी है कि उसको अलग रखना है कैश फॉर्म में, डब्बे में डाल के सील करके एज इट इज रखना है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो आपका लीगल रिजर्व रेशो है फॉर एग्जाम्पल वो 20% है। तो मतलब जब इस बैंक को 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट मिला तो इसने 200 रुपीज़ तो रख दिए अलग, और बाकी इसका काम क्या है, अमाउंट लेंड करना। इसने 800 रुपीज़ जो है वो इकोनॉमी में लेंड कर दिए। अब इकोनॉमी में इतने सारे लोग हैं, लोन्स डिस्पर्स होते हैं, तो किसी ना किसी को तो वो लोन मिलेगा, नॉट अ सिंगल पर्सन, एन नंबर ऑफ पर्सन्स। तो मान लेते हैं इकोनॉमी में इतने सारे लोगों ने अलग अलग लोगों ने मिलके उस 800 को लोन ले लिया। अब जब भी हम लोन लेते हैं, ऑब्वियसली ये तो नहीं कि लोन लेके मैंने अपने घर की अलमीरा में थब्बियाँ लगा दी हैं गड्डियों के, डेली बेसिस पे आई जस्ट वॉच देम, फील सेटिस्फाइड, आई एम सो हैप्पी। ऐसा नहीं होता। हम उस पैसे को ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या अपनी किसी भी नीड को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फिर ये जो इकोनॉमी के लोग हैं ये करेंगे उसका खर्चा। एंड आज हमारी इकोनॉमी में एक का खर्चा किसी और की इनकम होता है। अगर मैं ये पेन परचेज करती हूँ तो जो मैंने इसके लिए प्राइस पे करा है वो मेरा एक्सपेंस है, लेकिन जिसने मुझे वो पेन सेल करा है वो क्या है, वो उसकी इनकम है। आप मेरी वीडियोस देख रहे हो एंड जो लोग इसको परचेज करते हैं दे विल बी पेइंग अमाउंट फॉर दैट। आपका वो खर्चा है लेकिन वो किसी और की इनकम है। तो हमारी इकोनॉमी में दिस इज द क्राइटेरिया, एक का एक्सपेंडिचर किसी और की इनकम होता है। ठीक है, तो जब ये सारे लोग इकोनॉमी में इसका एक्सपेंस करेंगे, खर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में कुछ और लोगों की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे अमाउंट तो एक ही है, लेकिन कितने सारे लोगों के पास पैसा आ गया। पैसा सिर्फ हाथ बदलता है, इसीलिए उसको हम क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। अज्यूम कर लेते हैं इनमें से कुछ लोगों ने फिर किसी बैंक में उसको डिपॉजिट कर दिया, तो अब बैंक के पास डिपॉजिट आ गया दोबारा 800 का। फिर इसमें से 160 बैंक साइड पे रखेगा एंड फर्दर 640 जो है वो लेंड कर देगा, एंड द सेम चेन कंटिन्यूस जब तक ये अमाउंट रिड्यूस टू जीरो नहीं हो जाता। अगर मैं इन अमाउंट्स को प्लस करूं 1000, 800, 640, तो ऑब्वियसली इसका रिजल्टेंट जो है वो 1000 से बड़ा होगा। दिस इज क्रेडिट क्रिएशन, कि इतने पैसे से इतना सारा पैसा बनाने की जो एबिलिटी है वो किसके पास है, दैट इज इंटायरली इन दी हैंड्स ऑफ कमर्शियल बैंक। एंड ये क्रेडिट क्रिएशन दो बातों पे डिपेंड करता है। पहली, योर लीगल रिजर्व रेशो, ऑब्वियसली बिकॉज ये पैसा कहीं ना कहीं सेट असाइड हो गया, एंड सेकेंड इज द इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट इज जो बैंक्स को मिला है। अगर यहाँ पे इस बैंक को 1000 रुपीज़ नहीं मिलते तो वो आगे 800 जो है वो लेंड नहीं कर पाती। तो सबसे पहली बात, आपको कितना पैसा मिल रहा है, एंड सेकेंड
व्हाट इज द अमाउंट जो आप सेट असाइड कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज द अमाउंट जो आपकी लीगल रिजर्व रेशो है। तो क्रेडिट क्रिएशन के लिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले द इनिशियल डिपॉजिट, कितना पैसा आपने इनिशियली बैंक में डाला, एंड सेकेंड इज योर लीगल रिजर्व रेशो। ठीक है, अब जरा एक बार इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। क्रेडिट क्रिएशन is a very important function of commercial bank. Commercial banks contribute to money supply in the form of demand deposits and lending. When a bank receives deposit from public, जब उसको, जैसे वहाँ पे हमारे बैंक को 1000 मिला था from some individual, when a bank receives deposits from public, it keeps a fraction of the deposit as cash reserve and lends the balance amount. जब 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट मिला था तो उसमें से 200 एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन आपने साइड पे कर दिया और बाकी जो 800 था वो हमने लेंड कर दिया। दिस फ्रैक्शन विच इज रिटेन्ड बाय कमर्शियल बैंक इज लीगल रिजर्व विच इज बेस्ड ऑन लीगल रिजर्व रेशो। एंड ये रेशो कौन बताता है? ये रेशो आरबीआई बताती है। क्रेडिट क्रिएशन of by commercial bank is determined by the amount of fresh deposit, मतलब initial deposit आपका, and the legal reserve ratio जो हमने 20% assume करी थी। इन दोनों के बेसिस पे, इन दोनों के साथ ही कहीं ना कहीं आपकी अमाउंट डिपेंड करता है। अगर आप अब तक देखो तो मैंने कोई भी नई बात नहीं बोली। मैंने सबसे पहले बोला कि क्रेडिट क्रिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो तो हमें भी पता है, पर लिखने में क्या जा रहा है। उसके बाद बैंक को जब भी एक फ्रेश डिपॉजिट मिलता है वो उसमें से कुछ पैसा साइड पे रखता है। तो हमने जो भी स्टोरी क्रिएट की थी, आपको सिर्फ दिमाग में उसको रखना है, उससे अपने आंसर को फ्रेम करना है कि जब बैंक को एक फ्रेश डिपॉजिट मिला उसमें से कुछ अमाउंट निकाल के सेट असाइड कर दिया। इस फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? इस फ्रैक्शन को बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशो। एंड इन दो बातों पे, जो इनिशियल डिपॉजिट आपको मिला एंड लीगल रिजर्व रेशो, इस पे डिपेंड करता है आपका क्रेडिट क्रिएशन। तो आई गेस इतना तो हम बहुत आराम से लिख सकते हैं। ओके, amount of initial fresh deposit is the amount which is being accepted by commercial bank from general public. Legal reserve ratio is the minimum amount of deposit legally required to be kept as cash or in liquid form. A bank creates credit from primary deposits as money flows in circular motion in the economy because एक का एक्सपेंस किसी और की इनकम होता है। ये सर्कुलर मोशन का मतलब ही है कि हमारी इकोनॉमी में किसी का खर्चा किसी की इनकम होता है। आपका खर्चा मेरी इनकम है, मेरा खर्चा किसी और की इनकम है। सो वी ऑल आर कनेक्टेड इन अ साइकिल टाइप्स। दिस इज सो बिकॉज इन आवर इकोनॉमी इनकम ऑफ वन इज एक्सपेंडिचर ऑफ द अदर। अब जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ऑब्वियसली हम वो गंदा सा डायग्राम तो नहीं बना सकते, लेकिन उसी एग्जाम्पल को प्रॉपर एक वर्ड्स में यहाँ पे डिस्क्राइब है। एक बार आप पढ़ लेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद ये टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टेबल कैरीज डिफरेंट मार्क्स। इस टेबल में कुछ नहीं करना, आपने राउंड्स, मतलब कितनी बार वो आपके राउंड चले। जैसे अगर मैं अपना गिवन एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पे जैसे ये एक राउंड हुआ, ये सेकेंड राउंड हुआ, तो कितनी बार वो चीज़ रिपीट हुई। तो राउंड्स की बात करें, पहले 1000 था, 1000 में से हमने लोन कितना दिया 800 का, और रिजर्व्स में कितना है 200। उसके बाद ये 800 जब हमने लोन दिया तो किसी का एक्सपेंस किसी और की इनकम। जब एक का एक्सपेंस किसी और की इनकम, जिसके पास वो 800 आया उसने फिर उसको बैंक में डिपॉजिट किया। फिर बैंक ने उसका कुछ परसेंटेज जो है, दिस इज़ 200, उसका कुछ परसेंटेज जो है वो एज अ रिजर्व रखा एंड बाकी जो है उसने लेंड कर दिया एज मनी एंड दिस विल गो ऑन। सो उसी बात को हमने यहाँ पे वर्ड्स में भी लिखा है एंड उसी बात को हमें टेबल में भी शो करना है। और टेबल आप एग्जैक्टली ऐसे शो कर सकते हो कि स्टार्टिंग के आपने 2 लाइन्स लिखी एंड उसके बाद डैश 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 डैश, इट इज़ वेरी मच एक्सेप्टेबल। तो आप ऐसे भी उसको कर सकते हो। Thus the process continues and credit goes on multiplying manifolds, resulting into creation of credit by commercial bank. Deposits keep on increasing every time by 80% and simultaneously cash reserves भी बढ़ रहे हैं। हर बार 80% से आपके डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं एंड हर बार 20% से आपके रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जैसे एक स्मॉल सी डिस्क्रिप्शन है जो आप अपनी हेल्प के लिए देख सकते हैं। न्यूमेरिकली मैंने उसको ट्राई करा एक्सप्लेन करने के लिए कि आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए।
ठीक है। सो क्रेडिट क्रिएशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से पढ़िए प्लीज़। अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन होती है प्लीज़ लेट मी नो। दिस वाज एंटायर मनी एंड बैंकिंग आफ्टर द डिलीशन, एंड आई गेस ये बहुत शॉर्ट, बहुत ईजी एंड बहुत क्रिस्प है। बस आप चीज़ों को बार बार पढ़ो और करंट लाइफ से डील करो। सी, जितने भी फंक्शंस है सेंट्रल बैंक के, वो अगर आप सिर्फ पढ़ के लर्न करोगे दैट इज़ हद से हद बोरिंग। ये नहीं करना है। द मेन थिंग दैट यू हैव टू डू इज कनेक्ट योर सोल विद द सब्जेक्ट। आप उस चीज़ को ऐसे पढ़ो, एंड ये चीज़ तो इतनी प्रैक्टिकल है बिकॉज आजकल के करंट सिनेरियो में होती है। यू नो हाउ बैंक डज। यहाँ से डिपॉजिट्स लिया, जब बैंक के पास पैसा है, किसी को लोन ऑफर किया, इस बंदे ने एक्सपेंस किया किसी और की इनकम, इसने एक्सपेंस किया किसी और की इनकम, फिर किसी बैंक के पास डिपॉजिट आया। तो दिस इज़ वेरी मच इन जनरल। तो आप जब भी कोई चीज़ पढ़ोगे तो उसको बस एक थियोरी समझ के मत पढ़ना, ऐसे पढ़ना कि यू आर एडुकेटिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को जनरल अवेयरनेस के बारे में बता रहे हो, एंड ट्रस्ट मी इकोनॉमिक्स विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट फॉर यू। ठीक है, प्लीज़ रीड द चैप्टर केयरफुली, गो थ्रू द वीडियो बहुत ध्यान से, थरोली, एंड अगर कोई भी डाउट्स होते हैं प्लीज़ डू टेल मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ वेरी वेरी गुड डे, बाय बाय।